नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि यदि कोई इंसान लालच में पड़ जाए तो उसके लिए बहुत घातक होता है, जबकि ईमानदारी से हम बहुत अच्छा और सुकून भरा जीवन जी सकते हैं। इसी बात को बयान करती है हमारी आज की ये कहानी, जिसका नाम है कितनी ज़मीन। दोस्तों, इस कहानी को मैंने कक्षा 7 की किशोर भारती नाम की पाठ्यपुस्तक में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में इसी कहानी को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी देहात में किसान से ब्याही थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ। दोनों बैठी तो बातों का मुंह चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की जिंदगी को हे बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी जिंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी ना करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज वह सब हवा भी हो सकती है जीजी। बड़ी बहन ने ताना देते हुए कहा, बस बस, पेट तो जानवर भी भरते हैं, पर वह भी कोई जिंदगी है। तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ। हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी जरूरत नहीं है। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो। घर का मालिक दीना ओसारे में खड़ा औरतों की बात सुन रहा था। उसने सोचा कि बात खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती है। बस मुश्किल है तो एक, वह यह है कि हमारे पास जमीन काफी नहीं है। जमीन खूब हो तो मुझे किसी की परवाह ना रहे। गांव के पास ही जमींदार की मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उनकी जमीन थी। उनके अपने असामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा था जो पहले फौज में था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। दीना का यह हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदार की चरी में पहुंच जाता, कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती। हर बार दीना को जुर्माना देना पड़ता। जब जमींदार की जमीन बिकने लगी, दीना ने 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा पसंद किया, जिसके कुछ हिस्से में पेड़ भी खड़े थे। मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा। सौदा पट गया और वहीं के वहीं नकद उसने साई दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी ज़मीन थी। वह अपनी ज़मीन जोतता और बोता, ज़मीन पर चारा उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अब वह अपने खेतों की तरफ जाता, लहलाती फसल को निहारता, हरी घास की चारागाहों पर नज़र फैलाता तो उसका मन हर्ष से भर जाता। दीना काफ़ी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती। अगर पड़ोसियों की तरफ से पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसके खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी आ चढ़ते। दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। एक अरसे तक वह धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन कब तक। आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। नतीजा यह है कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा। यहाँ तक कि उसके घर में आग लगाने की बातें सुनी जाने लगी। यद्यपि दीना के पास अब जमीन ज़्यादा थी और जमींदारों में गिनती थी, पर गांव में और पंचों में पहला सा उसका मान ना रह गया था। इसी बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़कर कहीं जा रहे हैं। दीना ने सोचा, मैं उनकी ज़मीन ले लूं तो ठीक रहेगा। अब तो कुछ तंगी मालूम होती है। एक दिन दीना के घर के ओसारे में बैठा था कि एक परदेशी किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर पहुंचा। उसने कहा कि दरिया सतलुज के पास से आ रहा हूँ, वहाँ नई बस्ती बस रही है।
हर एक को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। जमीन ऐसी उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसकी बालें गईं और इतनी घनी की दरात के एक काठ में एक पुला बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाना न था, खाली हाथ वहां पहुंचा। अब उसके पास 2 गायें, 6 बैल और भला खलियान अलग। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। जमीन का पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली जमीन में से उसके और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 100 एकड़ जमीन उसको दे दी गई। पंचायती चारागाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने जरूरी इमारत अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उसके पास चराई के लिए खुला मैदान का मैदान पड़ा था और जितने चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वहां जमीन और मकान आदि बनवाने में वह रमा रहा। वह अपने से खुश था और उससे गर्व मालूम होता था। जब वह इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ भी जमीन काफी नहीं है, और होती तो अच्छा था। कुछ दिन बाद एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पानी के लिए उसके घर आ ठहरा। उससे दीना की जो बातचीत हुई तो सौदागर ने कहा कि मैं नदी के उस पार से चला आ रहा हूँ। वहाँ इतनी जमीन है कि तुम महीनों चलो तो पूरी ना हो। दीना ने सोचा वही जमीन लेनी है। दीना ने पूछताछ की उस जगह कैसे पहुंचे। सौदागर ने सब बतला दिया। वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की। बीवी से कहा कि घर देखना भालना और खुद एक आदमी लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहरा। वहां से चाय के डिब्बे, मिठाई आदि उपहार की अन्य चीज़ें जो सौदागर ने बताई थी ले ली। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते आखिर 7वें रोज वे वहां पहुंचे जहां से कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। देखा तो वहां सौदागर ने जो बात बताई थी वह ठीक थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली थी। ये लोग उससे काम नहीं लेते थे। कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। पढ़ना लिखना सीखे नहीं थे, पर ये थे सीधे साधे स्वभाव के। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषिए की मार्फत दीना ने बतलाया कि मैं जमीन की खातिर आया हूँ। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवभगत के साथ वे उसे अपने सबसे अच्छे डेरे में ले गए। वहां कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घेर कर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी। उसकी मेहरबानी में बढ़ चढ़कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से भेंट की चीजें निकाली और बाटी। कोल लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में इस अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषी से कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषी ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज़ को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वह आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह इतनी उपजाऊ भी नहीं है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी नहीं देखी। इसी बीच एक आदमी बड़ी सी रोएदार टोपी पहने वहां आ पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने कहा कि यही हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और बहुत सी चीजें सरदार को भेंट में दी। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर कहा, इन भाइयों ने जो कहा सो ठीक है। जमीन जो चाहे चुन लो, हमारे यहाँ इसकी कमी नहीं है। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको आपने जमीन दी थी और उस बाबत कागज पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ जरूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, उसके साथ कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी। दीना ने पूछा, जमीन किस भाव मिलेगी? हमारा भाव तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपए। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का हिसाब यह कैसा? बताइए कितने एकड़?
सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता। हम तो दिन के हिसाब से जमीन बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया। कहा, एक दिन में तो बहुत सारी जमीन घेरी जा सकती है। सरदार हंसा, कहा, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह ना आ गए जहाँ से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। दीना अपने बिस्तर पर लेटा रहा, पर उसे नींद नहीं आई। रह रहकर जमीन के बारे में सोचने लगता था। चलकर मैं कितनी जमीन नाप डालूंगा, कुछ ठिकाना है। एक दिन में लगभग 60 किलोमीटर तो आसानी से चल ही लूँगा। दिन आजकल लंबे होते हैं, और 60 किलोमीटर कितनी ज़मीन उसमें आ जाएगी। उसमें से घटिया वाली को तो बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई उम्दा होगी वहाँ अपना फार्म बनाऊंगा। 2 दर्जन तो बैल फिलहाल काफ़ी होंगे, 2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ में तो खेती करूंगा, बाकी बटाई के लिए। दीना सवेरे उठा और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद को लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा, सवेरा हो गया, ज़मीन नापने अब चल पड़ना चाहिए। को लोग सब उठे और इकट्ठे हुए। सरदार भी आ गए। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय पीने के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसने कहा, अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया। एक टेकड़ी पर पहुंचकर सरदार ने आगे तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा, देखो, जहाँ तक आँख जाती है वहाँ तक हम लोगों की ज़मीन है, इसमें जो तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती थी, बस हथेली की तरह दमदार और मुलायम, काली ऐसी की बिनौला, और जहाँ कहीं जरा निचान था वहाँ छाती छाती भर तरह तरह की हरियाली छाई थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारकर धरती पर रख दी और कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहीं आ जाओ। जितनी जमीन चल लोगे वह तुम्हारी होगी। दीना ने भी रुपए निकाले और गिनकर टोपी पर रख दिए। फिर उसने अपना कोट उतार डाला, पैंट को कस लिया, अंगोछे में रोटी रखी। दोस्तों, ये खूबसूरत सा चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कोल लोगों को पहाड़ी पर बैठे हुए, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जमीन ही जमीन दिखाई दे रही है। आस्ती ने चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया, आदमी से फावड़ा लिया और वह चलने को तैयार हो गया। कुछ क्षण सोचता रहा कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच होता था। उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा, पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चलूं। एक बार पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। सूरज की पहली किरण का उसकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाल खुले मैदान की। दोस्तों, इस खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं कि दीना किस तरीके से कंधे पर फावड़ा लेकर चल रहा है और दूर सूरज निकला हुआ है। चल दिया। 1001 मीटर चलने पर वह ठहरा। वहां एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिंदी की आसानी से दिख सके। फिर आगे बढ़ा। अब उसके बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोला। अब पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे। अंदाजन 5 किलोमीटर तो आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। बास्केट उतारकर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने को भी सोचा जाए। एक पहर तो बीत गया, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं। अभी क्या लौटना, अभी क्या जल्दी है, लेकिन जूते उतार डालूं। यह सोच उसने जूते उतारकर धोती में खोस लिए और बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा, अभी 5 किलोमीटर और भी चल लूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से एक बढ़कर मिलती जाती है। कुछ देर वह सीधा चलता रहा, फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ी थी
और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे, और वहाँ धूप में जाने क्या कुछ छिलकता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफ़ी बढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। पसीना बहता जा रहा था और प्यास भी उसे लग आई थी। यहाँ ठहरकर उसने गड्ढा करके ऊपर घास का ढेर चिन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं ओर मुड़ गया। वह चलता गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहरी आ गई थी। सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं नींद ना आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ आगे बढ़ा। पहले तो चलना आसान हुआ। खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली थी और आंखों में ऊँघ सी आने लगी थी। तो भी वह चलता ही गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरफ भी उसने काफ़ी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि आगे की जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मुफ्ता होगी। यहाँ सनी की बाड़ी ऐसी उगेगी कि क्या कहना। यह सोच उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। अब जो टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती मालूम हुई। उस कपकपी के धुंधकारे में से यह टिकड़ी की जगह मुश्किल से पहचानी जाती थी। दीना ने सोचा कि खेत की ये दो भुजाएं मैंने ज़्यादा नाप डाली हैं, अब इधर कुछ कम ही रहने दूं। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज ढल रहा था और दीना तीसरी दिशा में 3 किलोमीटर मुश्किल से तय कर पाया था। मुकाम से अभी वह 15 किलोमीटर दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने भी दो। मेरी जमीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं मैं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे, इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है। यह सोच दीना ने वहां तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ी की तरफ मुड़कर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सीध बांधकर वह टेकड़ी की तरफ चला, लेकिन अब चलना मुश्किल हो रहा था। धूप उसका सत ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था और सूरज किसी की बाट देखता बैठा नहीं रहता। वह पल पल नीचे ढल रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, पर तेज कदम रखता गया। लेकिन जगह अभी दूर थी। यह देख उसने दौड़ना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी और जूते भी टोपी अलग की। बस हाथ में फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोचता कि अब मैं क्या करूं। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। इस सोच और डर से वह हाँफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था, मुंह सूख रहा था, फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी धौंकनी की तरह चल रही थी। दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ना हो जाए, पर रुक वह नहीं सका। इतना भागकर भी अगर मैं अब रुकूंगा तो वे सब मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे। इसलिए उसने दौड़ना ना छोड़ा। दौड़ता ही गया। आगे कोलों की आवाज़ सुन पड़ती थी। वे उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर बुला रहे थे। इन आवाज़ों पर उसका दिल और सुलग उठा। अब अपनी आखिरी ताकत समेट वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। अब डूबा तब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए कोल उसे सामने दिखाई देते थे। अब तो ज़मीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी। वहीं बैठा सरदार भी दिखाई दिया। वह पेट पकड़े हंस रहा था। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। कुछ हिस्सा डूब भी चुका था। बची खुची शक्ति से आगे बढ़ा। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो आया था। उसके मुंह से एक
चीख सी निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे सुन पड़ा कि कौन लोग अब भी उसे पुकार रहे हैं। उसे सहसा याद आया कि वे लोग ऊंचाई पर खड़े हैं और उन्हें सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंदकर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब खूब, सरदार ने कहा। देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया। उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं चित्र में कि दीना ढेर हो चुका है। देखा मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। कौन लोग दया और व्यंग्य से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 2 मीटर जमीन उसके लिए काफ़ी थी। तो दोस्तों देखा आपने, क्या बताती है हमें ये कहानी कि हमारे लालच का कोई अंत नहीं, और यह लालच इतना बढ़ जाता है कि हमें मौत के द्वार तक ला खड़ा करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।